जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे बच्चों। तो माता रानी का पावन पर्व नवरात्रि पर्व चल रहा है। तो आइए माता रानी का जय जयकारा करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप बच्चों लक्ष्य हिंदी क्लासेज में किरण मैम के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए बच्चों आज हम लेके चलते हैं आपको हिरोशिमा, जो कि जापान में है। वहाँ की जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था बच्चों, तो जब उसका अंतिम चरण था, उस समय जापान के हिरोशिमा नगर पर जो अमेरिका ने नरसंहार किया परमाणु बम को गिराकर, उस भीषण दुर्घटना का मार्मिक वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है इस पंक्ति के माध्यम से। तो आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हिरोशिमा के पंक्ति को। ये हीरानंद वासयान अज्ञे जी द्वारा रचित पंक्ति बड़ा ही मार्मिक दृश्य दर्शाता है आपको। इसे मानवता पर कितना आघात है, मानव के प्रति ही कितना कैसे विचार रखता है, दुर्व्यवहार करता है, यहाँ साफ साफ स्पष्ट आपको दिखाई देगा। तो बच्चों हमारा जो ये चैनल है लक्ष्य हिंदी क्लासेस, इसके माध्यम से हम आपको क्लास 9, 10, 11 और 12 कक्षा 9, 10, 11 और 12 हिंदी विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। डे बाय डे प्रत्येक दिन आपको वीडियोज प्रोवाइड हो रहे हैं। उद्देश्य है कि समय से पहले, एग्जाम से पहले पाठ्यक्रम को कंप्लीट किया जाए और उसके बाद उससे संबंधित अच्छे से क्वेश्चन आंसर को देखा जाए और डाउट क्लियर किया जाए कि हाँ हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो जो डाउट होंगे उसमें वहां से क्लियर होंगे, प्लस हमको जानकारी होगी कि हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहली बात बच्चों, जो आपकी नई शिक्षा नीति 2020 की लागू हुई है, उसमें आपको 20 नंबर का अलग से क्वेश्चन ऑप्शन वाइज रहेगा। उसमें ABCD करके ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो हम उसको भी बहुत अच्छे से हल करेंगे और आपको एक एक करके बताएंगे और आप इसको अच्छे से समझकर और अपने एग्जाम में अच्छे अंकों से सफल होंगे। तो आइए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और लेके चलते हैं हिरोशिमा की दुर्दशा को सुनते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ेंगे बच्चों। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। एक दिन सहसा सूरज निकला और अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, ये बता रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, धूप, थोड़ा सा नेक्स्ट पंक्ति में हमको चलना पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, धूप बरसी अंतरिक्ष से, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। ये थोड़ा सा क्लिष्ट समझ में भाव ऐसे नहीं आता है बच्चों, लेकिन इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को थोड़ा बहुत जानेंगे और उसके बाद भावार्थ समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। कभी कहते हैं एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। तो सबसे पहले बच्चों ये सहसा अर्थात समझ लीजिए, इसका अर्थ होता है अचानक। क्या? अचानक से। कैसे बच्चों? अचानक से। और क्षितिज, क्षितिज आप जानते हैं कि वह स्थान जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आप किसी समुद्र के किनारे चले जाइए और वहां से बहुत दूर तक देखिए, जहां तक आप देख सकते हैं, तो अंतिम छोर में आप पाएंगे कि ऐसा लग रहा है मानो धरती और आसमान मतलब एक मिले हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। तो इसके संदर्भ को हम थोड़ा बहुत पहले समझते हैं बच्चों। सबसे पहले संदर्भ आपके क्वेश्चन में ऐसे ही पंक्ति दे दिया जाएगा, इसी प्रकार से आपको समझ लीजिए आपके एग्जाम में दिया हुआ पंक्ति है और इससे आपको क्वेश्चन बनेगा 2 अंक का कि प्रस्तुत पंक्ति में संदर्भ लिखिए या प्रसंग लिखिए या रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऐसे रेखांकित कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए बच्चों। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। या प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, या प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके सबसे पहले संदर्भ को देखते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे। संदर्भ तो आप वैसे जानते ही बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी जो हिंदी पाठ है पुस्तक में संकलित है, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञे जी द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है।
अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर प्रसंग पे, कि प्रसंग में हम क्या लिखेंगे। संदर्भ तो लगभग हम तैयार ही कर लेते हैं, क्योंकि संदर्भ तो हमारे पुस्तक से ही लिखना रहता है, लेकिन प्रसंग को तो हमको उसी पंक्ति से जोड़ के लिखना रहता है। समझ रहे हैं बच्चों, जो हम यहाँ पर जो पंक्ति है इसी से रिलेटिव आपका संदर्भ होना चाहिए। तो यहाँ पर किस दृश्य का वर्णन, किस स्थान का वर्णन किया गया है, तो बच्चों यहाँ पर ये प्रस्तुत पद्यांश में, प्रसंग में आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में हिरोशिमा के उस काले दिन, उस भयंकर दिन का वर्णन किया गया है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने उस पर परमाणु बम गिराया था, जापान पर, हिरोशिमा पर। यही आपका प्रसंग हो गया। व्याख्या समझिए बच्चों, कवि क्या कहते हैं यहाँ पर, एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन अचानक सूरज निकल आया, पर वह आकाश में नहीं बल्कि हिरोशिमा नगर के एक चौक पर निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक, अर्थात क्षितिज पर नहीं निकला, आसमान में नहीं निकला सूरज, नगर के चौक पर। कौन से नगर? हिरोशिमा नगर के चौक पर निकला था। फिर आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर आकाश से धूप की वर्षा होने लगती है, ठीक उसी प्रकार धूप के चारों ओर फैल जाती है। क्या? धूप, अर्थात धूप हमारे चारों ओर फैल नहीं जाती है जब सूर्य निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार वहां की दिन फटी हुई मिट्टी धूप बरसा रही थी। वहां की जो क्या दिन, कहाँ की? हिरोशिमा की फटी हुई मिट्टी, मतलब सूखे सूखे मिट्टी और धूप क्या बरसा रही थी। यहाँ पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट पंक्ति में हम यहाँ पर देखिए, धूप बरसी अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कह रहे हैं धूप तो बरसी, पर कहाँ से? अंतरिक्ष से नहीं, मतलब आसमान से नहीं बरसी, सूरज के निकलने से नहीं बरसी धूप, फटी मिट्टी से बरसी। फिर से समझिए बच्चों इसको, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर आकाश में धूप की वर्षा होने लगती है, अर्थात चारों ओर धूप फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार उस दिन वहां पर, अर्थात हिरोशिमा पर, वहां की मिट्टी, वहां की जो फटी हुई मिट्टी थी, धूप बरसा रही थी। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पंक्ति को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसके अर्थ को और विस्तार से हम समझते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कवि? यहाँ कहना चाहते हैं कि यहाँ कवि ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, उसी का यहाँ पर उल्लेख है। नगर के जिस स्थान पर बम गिराया गया था बच्चों, वहां की भूमि बड़े से गड्ढे में परिवर्तित हो गई थी, जिसे कविता में फटी मिट्टी कहा गया है बच्चों। ये जो फटी मिट्टी देख रहे हैं ना, फटी मिट्टी मतलब फटी मिट्टी क्या हो, दिमाग में उठ रहा हो तो ये उस जहां पर परमाणु बम गिरा था और उस मिट्टी में, उस धरती पे जहां गड्ढा हुआ था, उस मिट्टी से इसका आशय है, इसका अर्थ है। फिर कह रहे हैं बच्चों कि बम विस्फोट के दुष्परिणाम, बम विस्फोट किया गया, उसका जो दुष्परिणाम क्या हुआ कि उस स्थान से काफी अधिक मात्रा में विषैली गैसें निकल रही थीं, और उन गैसों के निकलने से जो वहां का तापमान था, प्रकृति जो वहां की प्रकृति थी, सब झुलस रही थी, आग से एकदम से झुलस रही थी, ताप से एकदम गर्म, चारों तरफ का वातावरण एकदम से गर्म और गैसें पूरी तरह से विषैली हुई थी वहां की। फिर आगे कह रहे हैं कि जो विस्फोट के दौरान निकली जो विकिरण किरणें थी, मानव के अस्तित्व को मिटा रही थी, अर्थात जितने लोग वहां पर थे, सांस ले रहे थे तो मर रहे थे, उनकी त्वचा खराब हो रही थी, झुलस रहे थे। प्रस्तुत पद्यांश में इन्हीं सब बातों का बच्चों प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है, प्रतीकों से वर्णन किया गया है। अब आइए बच्चों हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, छायाएं, छायाएं अर्थात बहुत सारी छाएं, मानव जनजीवन की, बहुत सारी छाएं जो मानव जनजीवन की थी। और थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर, यहाँ से इतना हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं और चीजों को समझते हैं। यहाँ पर क्या पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, और आप भी हमारे साथ पढ़िए।
छायाएं मानो जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वो सूरज, नहीं उगा था पूरब में वो बरसा सहसा। बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। कुछ क्षण का वो उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। अब देखिए बच्चों, समझो इसको, पहले थोड़ा सा अर्थ को देख लेते हैं। काल सूर्य, यहाँ देखिए काल सूर्य का अर्थ क्या होता है, तो मृत्यु रूपी सूर्य। कैसा सूर्य? जो मृत्यु प्रदान कर रही हो जन जन को, मतलब अपनी ताप से। अरे डंडे प्रज्वलित प्रकाशित हो गया बच्चों। अरे का अर्थ होता है डंडे, और जो प्रज्वलित होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रज्वलित, इसका अर्थ होता है प्रकाशित हो गया। अरे टूट कर, अर्थात डंडे टूट कर बिखर गए हो मानो। तो देखिए बच्चों, हमने अर्थ को थोड़ा बहुत समझा है, और आप प्रसंग को समझ लीजिए। संदर्भ तो आप लिख ही लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य खंड से लिया गया, अज्ञे जी द्वारा रचित हिरोशिमा नामक शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है। इस तरह से आप संदर्भ लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन प्रसंग पे आप फोकस कीजिएगा। यहाँ पर किस चीज का वर्णन है, तो आप जानते हैं यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो बम गिराए थे, ये दुष्कर्म समझ लीजिए इसको किया था। इससे जो वहां का भीषण चरित्र चित्रण किया गया है हिरोशिमा का। व्याख्या आप आइए समझिए बच्चों। छायाएं मानो जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वो सूरज, नहीं उगा था पूरब में वो बरसा सहसा। बीचों बीच नगर के। इसके आप भावार्थ को समझते हैं बच्चों। हिरोशिमा पर कभी कहते हैं कि जब हिरोशिमा पर परमाणु बम का विस्फोट हुआ, उस समय जिस प्रकार आकाश में सूर्य के उदित होने पर पूरी धरती पर मानव की छाया बनने लगती है, जिस प्रकार पूरी धरती पर मानव की छाया बनने लगती है, उसी प्रकार उस दिन हर तरफ मानव की छवियों से पूरा वातावरण पटा हुआ था। अर्थात वहां पर जितने सारे व्यक्ति थे आसपास के, तुरंत वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पर वह छवियां दिशाहीन होकर यूं ही धरती पर चारों ओर बिखरी पड़ी थी, अर्थात इधर उधर सब मृत्यु को प्राप्त करके इधर उधर सब पड़े हुए थे पार्थिव शरीर। अब देखिए बच्चों, आगे फिर क्या कहते हैं, पर वह छवियां दिशाहीन होकर यूं ही धरती पर चारों ओर बिखरी पड़ी थी। उस दिन का जो सूर्य था प्रतिदिन की तरह पूरब से नहीं निकला था। देखिए यहाँ पर नहीं उगा था पूरब में वो बरसा सासा, बीचों बीच नगर के। तो कह रहे हैं कि ये पूरब से नहीं निकला था सूर्य उस दिन का, वरन उसका उदय अचानक ही कहां पर, हिरोशिमा के मध्य बीचों बीच स्थित भूमि पर हुआ था। उस सूर्य को देखकर ऐसा मालूम होता था, ऐसा आभास हो रहा था, जैसे काल अर्थात मृत्यु रूपी सूर्य रथ पर सवार होकर उदित हुआ हो, और उनके पहियों से डंडे टूट कर, रथ के पहियों से जो डंडे थे लगे, वो टूट कर इधर उधर दसों दिशाओं में बिखरे जा रहे हों। देखिए बच्चों, काल सूर्य के रथ पहियों के ज्यों अरे अर्थात जो रथ में लगे हुए डंडे थे वो टूट कर दसों दिशाओं में बिखर रहे थे। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और समझते हैं। कुछ क्षण का वो उदय अस्त, क्या कह रहे हैं कवि कि कुछ क्षण का वो उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। आगे क्या कह रहे हैं कवि, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही दुखदायी दृश्य है बच्चों। इस दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि परमाणु विस्फोट के रूप में सूर्य के उदित होने और उसके अस्त होने के वह दृश्य क्षणिक ही थे, बहुत पल के लिए थे, बहुत जरा से के लिए। जैसे लगा कि सूर्य एकाएक निकला है, फिर एकाएक मतलब अंधेरा हो गया। अर्थात वे प्राकृतिक
सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह धीरे धीरे निश्चित समय के अनुसार आगे बढ़ने की प्रक्रिया बंधन में बंधे नहीं थे। मतलब जैसे हमारा जो सूर्य निकल रहा है फिर धीरे धीरे जाके अस्त हो रहा, ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही उन दोनों दृश्यों के मध्य दिन भर का फासला ही था। मतलब सूर्य निकले और सूर्य अस्त हो, इसमें दिन भर का कोई फासला नहीं था, बस मात्र क्षणिक था। बहुत ही क्षण मात्र के लिए, बहुत ही कम समय के लिए मानो सूरज उदित हुआ हो और प्रज्वलित होके, और एक क्षण के लिए प्रज्वलित होके समाप्त हो गया हो। इसी विस्फोट के दौरान अत्यधिक मात्रा में प्रकाश, यहाँ पर परमाणु विस्फोट के संदर्भ में सूर्य के उदित होने का अर्थ लिया गया है बच्चों। विस्फोट के दौरान अत्यधिक मात्रा में प्रकाश और ताप का निकलना और सूर्य के अस्त होने का अर्थ विस्फोट के बाद अत्यधिक मात्रा में निकले धुएं का कारण वातावरण में उत्पन्न अंधेरा से लिया गया। कब यहाँ पर कहते हैं कि फिर केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिल्म। तब यहाँ फिर कहते हैं बच्चों कि एक साथ सूर्योदय और सूर्यास्त का आभास दिलाने वाला मानवीय गतिविधियों के दुष्परिणाम स्वरूप उत्पन्न दोपहर का वो ज्वलंत क्षण अपने ताप से वहां के दृश्यों को भी सोख लेने वाला था। अर्थात परमाणु विस्फोट रूपी वो सूर्य अपने हानिकारक प्रभाव से सब कुछ जलाकर राख कर चुका था। देखिए बच्चों, ऐसे आपके एग्जाम में बनेंगे जो हमने अंडरलाइन कर दिया है, इसी प्रकार से अंडरलाइन किया हुआ और पूछेगा क्वेश्चन कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट है, समझो इसको, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िए बच्चों। आप समझ लीजिए कि यही व्याख्या आपके एग्जाम में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझिए इसको एकदम, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो ये आपके एग्जाम में अवश्य पूछ सकता है बच्चों। तो इसके भाव को हम फिर से समझते हैं। मानवीय, कभी क्या कहते हैं कि एक साथ सूर्य और सूर्यास्त का आभास दिलाने वाला मानवीय गतिविधियों के दुष्परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न हुआ क्या, दोपहर का ज्वलंत क्षण अपने ताप से वहां के दृश्यों को भी सोख लेने वाला था। अर्थात परमाणु विस्फोट रूपी वह सूर्य अपने हानिकारक प्रभाव से सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला था। तो आइए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। यहाँ से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर आपको अवश्य कराएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, टोटल क्वेश्चन आंसर, जितने भी क्वेश्चन आंसर आप इससे संबंधित बनेंगे, हम आपको सब डे बाय डे, सबसे पहले हम ये सिलेबस कंप्लीट कर दें बच्चों। और सब सिलेबस कंप्लीट होने के ही रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि हम निरंतरता बनाए हुए हैं। एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हैं बच्चों, संडे टू संडे भी हम पढ़ाते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो और बच्चों को सही समय पर सारे मैटर उपलब्ध हो जाए। कहीं इधर उधर आपको किसी और लेसन के लिए या किसी और लेसन के लिए जाना ना पड़े। आप सीधा प्लेलिस्ट में जाएं और A to Z आपको टोटल लेसन, जीवन परिचय और उनसे संबंधित 1 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं बच्चों, वो भी हमने करवा दिया है। लेकिन और भी इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे इस पंक्ति के माध्यम से, तो उसको भी हम आगे करवाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा और नेक्स्ट पेज में है, या ये देखिए, थोड़ा सा इसको हमको छोटा भी करना पड़ेगा। यहाँ तक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं छाए मानो जन की, छाए मानो जन की। देखिए 1 मिनट बच्चों, फिर से हमको इसको हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिजिटल प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए, आप धैर्य के साथ बने रहिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हम लोगों का, क्लास हिरोशिमा अज्ञे जी द्वारा रचित। तो देखिए बच्चों, अब सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। छाए मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर, मानव का रचा हुआ सूरज और मानव को भाप बनाकर सूख गया। मानव द्वारा ही रचा गया सूरज मानव को ही भाप बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, यह जली हुई छाया। थोड़ा बहुत अर्थ को देख लेते हैं बच्चों। आप जानते हो भाप का अर्थ वाष्प होता है। यहाँ पर गच का अर्थ समझने वाला है बच्चों। गच का अर्थ यहाँ पर फर्श से लिया गया है, जमीन से, फर्श से। और साखी आपने तो सब पढ़ा ही होगा,
साखी का अर्थ होता है साक्षी, साक्ष्य है, साक्षी है और प्रमाण है, साक्ष्य है, प्रमाण है, क्या साखी। अब आइए बच्चों हम इसके थोड़ा सा प्रसंग को देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रसंग किस प्रकार से बनेगा। तो बच्चों प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसी तरह से बच्चों जैसे ये लिखा हुआ ऐसे आप लिखिए, आपको हम बता दे रहे हैं, ऐसे आपको लिखना रहेगा। कैसे, ये देखिए, ऐसे आपने इसको एक पहला एक अक्षर एक शब्द लिख लीजिए अपने आप अपनी कॉपी में, और इसे डैश करते हुए ये लास्ट का जो छाया लिखा हुआ है ना, इस छाया को लिख दीजिए। अब इससे आपको पता चल गया कि यहाँ तक हमको पढ़ना है, यही तो। अब उसके बाद यहाँ पर अर्थ लिख लीजिए बच्चों। सबसे पहले अर्थ जाने रहेंगे तो उसका व्याख्या करने में आसानी रहेगा। जो भी अर्थ है दो चार लगभग सब समझ में आ ही जाता है, थोड़ा बहुत जैसे ये गच हो गया, और इसी तरह से जो थोड़ा कठिन हो उसको आप लिख लीजिए अर्थ को, और उसके बाद में आप इसकी व्याख्या को लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे संदर्भ डालकर या प्रसंग डालकर, ऐसे जो भी है ऐसे लिखे रहेंगे, और इसको कॉपी में लिखकर बच्चों निरंतरता बनाएं रिवीजन करने पर। तो देखिए बच्चों, अब प्रसंग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में द्वितीय विश्व युद्ध की उस भीषण तबाही का उल्लेख किया गया है जिसका कारण था अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया जाना। बस यही लिखना है आपको प्रसंग में। अब इसके व्याख्या को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं बच्चों। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़की की गज पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। तो देखिए बच्चों, गज अर्थात फर्श पर, क्या, फर्श। इसकी व्याख्या को हम समझते हैं। कभी क्या कहना चाहते हैं, कभी कहते हैं कि जो हिरोशिमा पर बम गिराए गए, परमाणु बम का विस्फोट हुआ, उसके जो दुष्परिणाम स्वरूप जो उत्सर्जन, जो विकिरण उत्सर्जित हुआ और उससे जो ताप वहां का बढ़ा, उसने मानव को जलाकर वाष्प में बदल दिया, भाप में बदल दिया। किंतु उसकी छाएं लंबी हो होकर भी समाप्त नहीं हुई, अर्थात जो वहां पर राख पड़े हुए थे उड़कर भी समाप्त नहीं हो रही थी। विकिरण से झुलसे, जो विकिरण किरण थे उनसे झुलसे हुए वहां के पत्थरों पर तथा क्षतिग्रस्त हुए सड़कों की दरारों पर वो मानवीय छायाएं आज भी विद्यमान हैं और मौन होकर उस भीषण त्रासदी की कहानी कह रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, मानव का रचा हुआ सूरज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मानव को भाप बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छवि, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छवि, इसको समझ लीजिए बच्चों कि आपके एग्जाम में पेपर में आ गया है, आप पेपर को हल करें, इस तरह से आप समझिए और इसके भावार्थ को बच्चों लिख लीजिए। इसमें आगे कब क्या कह रहे हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज, कभी आकाशीय सूर्य से मानव निर्मित इस सूर्य की तुलना कर रहे हैं और कहते हैं कि आज का जो सूर्य है यह हमारे लिए वरदान स्वरूप है। ये जो, क्षमा करें बच्चों, आकाश का जो सूर्य है, कैसा, आकाश का जो सूर्य है वह हमारे लिए वरदान स्वरूप है, उससे हमें जीवन मिलता है। परंतु जो मनुष्य द्वारा रचित ये सूर्य अर्थात परमाणु बम है, ये अति विध्वंसक है, क्योंकि इसने अपनी विकिरणों से मानव को वाष्प में परिणत कर दिया है, वाष्प बना दिया, भाप में बदल दिया, उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। आगे फिर कहते हैं कि पत्थर पर विद्यमान मानव की छाया इस सच का जीता जागता सबूत है। इस प्रकार वहां मानव को ही मानव के विध्वंसक का कारण देख कर अत्यंत मार्मिक और दुखी होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए भाव पक्ष आप समझिए कि क्या है यहाँ पर भाव। तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें मानव द्वारा विज्ञान के दुरुपयोग, गलत प्रयोग किए जाने का दुख जताया है कवि ने, और कह रहे हैं कि परमाणु बम गिराने जैसी मानव विनाशी गलती की पुनरावृत्ति कभी ना हो, अर्थात कभी दोबारा ना दोहराया जाए। इस प्रकार से इसमें भाव है। तो ये हमारा अंतिम पंक्ति था बच्चों, मानव की साखी, साखी अर्थात
साक्ष्य प्रमाण। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बच्चों हम पढ़ लेते हैं इसको। तो ऐसे हम एग्जाम के पैटर्न आपको लिखवाएंगे अच्छे से, पर ये थोड़ा सा अभी आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है बच्चों। आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, मैम बता रही हैं, तो आप इसको अवश्य लिख लीजिए क्वेश्चन आंसर को इसके। यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि कवि ने आकाशीय सूर्य की तुलना मानव निर्मित सूर्य से किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की है, आपने यहाँ पर पढ़ा समझा कि जो आकाशीय सूर्य है हमारा वो कैसा है, वरदान स्वरूप है। हमें वरदान है कि नहीं है। अगर सूर्य ना निकले, ये जो हम अन्न खाद जल जो भी हमको मिल रहा है, कहाँ से मिला, सूर्य ही से तो मिल रहा है। पानी आप लाख डाल दें पौधे में, अगर सूर्य नहीं निकलेंगे तो कैसे पौधा उगेगा, कैसे चावल गेहूं होंगे, कैसे खाद्य पदार्थ होंगे, जीवनचर्या चलेगी। तो ये हमारा वरदान स्वरूप है जो आकाश में है सूर्य। लेकिन वही मानव निर्मित जो सूर्य अर्थात परमाणु बम है वो कैसा है, अति विध्वंसक है, क्योंकि इसने अपनी विकिरणों से मानव को वाष्प अर्थात भाप में बदल दिया और उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। यही आपका आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया तो 90% चांस है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब ये जो पंक्ति है ये पूछ सकता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अत्यंत मार्मिक क्यों हो गए हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे, क्यों हो गए। आपने पढ़ा कि मानव जीवन की त्रासदी का वर्णन किए हैं, तो मार्मिक क्यों नहीं होंगे। यहाँ पर मानव ही मानव का विध्वंस कर रहे हैं, तो फिर मार्मिक क्यों नहीं होंगे। मानव के अति दानव रूप को दिखाकर कवि अत्यंत मार्मिक हो रहे हैं। क्या है यहाँ पर, मानव के अति दानव रूप को देखकर कवि अत्यंत मार्मिक हो रहे हैं। आप इतना ही लिख देंगे बच्चों कि यहाँ पर कवि मानव के अत्यंत दानव रूप को देखकर बहुत ही मार्मिक हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मार्मिक के स्थान पे आप दुख भी लिख सकते हैं, दुखी हो रहे हैं। आप देखिए बच्चों और भी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्या कहते हैं, पद्यांश संदर्भ या प्रसंग ना पूछकर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज, ये पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए बच्चों, इसमें कौन सा अलंकार दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए निषेध रहित आरोपण दिया जा रहा है। कैसा, प्रस्तुत पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कैसे, मानव रूपी सूरज, मानव द्वारा बनाया गया सूर्य, मानव का रचा हुआ सूरज अर्थात मानव द्वारा बनाया हुआ सूर्य, मानव रूपी सूर्य। ऐसे भी मानव रूपी सूर्य बच्चों, मानव रूपी, यहाँ पर रूपी लगा देंगे और रूपी जैसे ही लगा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्यों रूपक अलंकार हो जाएगा ये भी जानना जरूरी है बच्चों, क्योंकि यहाँ मानव द्वारा जो बनाया गया क्या, परमाणु बम, उसमें सूरज का निषेध रहित आरोपण हुआ है, आरोप कर दिया गया है। निषेध है मतलब नहीं, ना के बराबर, मतलब सूर्य का कोई भी गुण नहीं है उसमें, मानव रूपी जो परमाणु बम बनाया गया है, इसीलिए बच्चों यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। और देखिए बच्चों अभी हमने आपसे बताया ही है कि ऐसे पंक्ति दे दिए जाएगा और पूछेगा कि प्रस्तुत रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो आप व्याख्या अच्छे से समझे रहेंगे तो लिख देंगे। और एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है बच्चों इसमें कि कवि के अनुसार परमाणु विस्फोट के ताप ने मानव को किस रूप में परिवर्तित कर दिया। तो भाप के रूप में परिवर्तित किया, जलाकर भस्म कर दिया, जीवन लीला समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से आप लिखेंगे बच्चों। तो अब हमारा आज ये अध्याय जो है बच्चों कंप्लीट होता है और अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने आपसे कहा था क्योंकि हमारी निरंतरता बनी हुई है, क्या ये निरंतरता हमको पता नहीं होने देती है बच्चों, और कब हम कंप्लीट कर ले जाते हैं अपने पाठ को, अपने अध्याय को, अपने एग्जाम की तैयारी कब कंप्लीट कर ले जाते हैं ये पता नहीं चलता है अगर थोड़ा थोड़ा निरंतर पढ़ते रहे तो ये हमारा सामान्य हिंदी का जो पद था बच्चों ये अब कंप्लीट हो गया है, पद्यांश का व्याख्या। अब इससे संबंधित हम आगे क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन इससे पहले बच्चों हम आपको किसी अन्य टॉपिक की तरफ ले जाएंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएं कि आपको क्या टॉपिक पढ़ाया जाए। आपको कहानी पढ़ाया जाए, जैसे कि कहानी में ध्रुव यात्रा हो गया जो जैनेन्द्र कुमार का है, या अन्य कोई पढ़ाया जाए परीक्षा से, उसमें से परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं ना बच्चों, आप जानते हैं 5 अंक का क्वेश्चन आता है कहानी में। और या मतलब यही पंचलाइट हो गया जो कि फणीसन नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो ये सब
आपको पढ़ा दिया जाए, या फिर बच्चों व्याकरण की ओर चला जाए, और या फिर संस्कृत की ओर बढ़ा जाए। क्योंकि संस्कृत में भी आप जानते हैं कि दिया हुआ है, कुछ लेसन्स दिए हैं, उनका व्याख्या आपको करना है, और व्याख्या के साथ साथ फिर उसका क्या कहते हैं संदर्भ भी लिखना रहेगा। संदर्भ और व्याख्या आता है जो हमारा संस्कृत का पाठ है, और पत्र लेखन वगैरह ये सब भी बच्चों हम करवाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। आपके जो काव्य सौंदर्य है उसमें जो आपका छंद हो गया, दोहा हो गया, इसमें हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। और रस, छंद, अलंकार आप जानते हैं, इसको आपको पढ़ना है। ये 2-2 नंबर का है, इसको अन्यथा ना लीजिएगा बच्चों। और इसमें बच्चों कुछ आते हैं, क्या कहते हैं उसको, शुद्ध अशुद्ध करने वाला। जैसे अशुद्ध दिया रहेगा, आपको शुद्ध लिखना रहेगा। ये भी वही 2-1 नंबर का आता है बच्चों, इस पर भी आपको ध्यान देना। हमको 1-1 नंबर पकड़ के चलना है। ऐसा 1-1 नंबर पकड़ के चलना है कि कोई चीज छूटे ना हमारा। संधि हो गया, समास हो गया, शब्द कुछ आते हैं जो कि अशुद्ध लिखे रहेंगे, उसको आपको शुद्ध लिखना रहेगा। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। अगर निरंतर पढ़ते रहेंगे तो ये अशुद्ध शुद्ध वाला तो आप इन्हीं चुटकी में बजा के कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों जो संस्कृत का भाग होता है उसको हम लोगों को देखना रहेगा। तो इसीलिए आप अगर कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि मैम ये वाला टॉपिक पढ़ाइए, तो वहां से हम प्रारंभ करेंगे। और नहीं तो फिर अपने सीरियल वाइज जैसे हम पढ़ाते आ रहे हैं, अभी हमने पद्य को कंप्लीट कर दिया है, सामान्य हिंदी का कंप्लीट हो गया बच्चों। हम देखेंगे आपके जो साहित्य हिंदी में 1-2 लेसन बचे हैं उसको भी हम पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा कि छूटेगा नहीं आपका एक भी नंबर। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम ये क्या कहते हैं, ये जो आपका निबंध वगैरह आता है ना बच्चों, इसको भी हम एक एक करके पढ़ाते जाएंगे। तो आइए बच्चों, यहाँ क्लास हम समाप्त करना चाहेंगे, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते बच्चों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अन्य बच्चों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास अवश्य करें बच्चों। और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद बच्चों।